है वह जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। ऐसी कोई भी चीज जो स्थान यानी कि जगह को घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसी को हम कहेंगे पदार्थ। अब यहां पर जो ये द्रव्यमान शब्द आया है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। द्रव्यमान जो है इसको किलोग्राम में मापा जाता है और द्रव्यमान का अर्थ होगा कोई वस्तु अंदर से कितनी भरी है, उसमें कितने परमाणु यानी कि एटम मौजूद हैं। और जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह पर बराबर रहता है, कभी भी जगह के अनुसार द्रव्यमान बदलता नहीं है। जैसे हमारा वजन जो होता है वो जगह के अनुसार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो निश्चित रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। अगर मैं अपना द्रव्यमान मून पर यानी कि चांद पर करूं और पृथ्वी पर करूं तो ये समान रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। पदार्थ में आगे है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ है उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके ये पदार्थ बना होता है। अब जिन कणों से मिलके बना होता है इन कणों को हमें समझना होगा। इन कणों के कुछ गुण होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले पेजेस पर, ठीक है। अब यहां पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं पदार्थ के। उदाहरण दिया है हमें किताब, ये भी एक पदार्थ है। पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि, ये सभी चीजें क्या हैं, जगह भी घेरती हैं और इनमें द्रव्यमान भी होता है, यानी कि इन्हें हम किलोग्राम में माप सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्या हो गई, पदार्थ। आगे अब इन कणों के बारे में देखते हैं जिनसे पदार्थ बना होता है। कणों के गुणधर्म, कणों की कुछ विशेषताएं जो होती हैं तो उनके बारे में देखते हैं। कणों की कुल 3 विशेषताएं हमें दी गई है, इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे आने वाली पेजेस पर। वो विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है। दूसरा दिया है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो भी पदार्थ के ये कण हैं जिनसे पदार्थ बना है वे हमेशा चलते रहते हैं, गति में रहते हैं हमेशा, ठीक है। थर्ड है इसमें पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिन भी कणों से पदार्थ बना होता है वे कण एक दूसरे को आकर्षित यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब जो ये 3 गुण दिए गए हैं कणों के, इनको एक एक करके उदाहरण के साथ अगले पेजेस पर पढ़ते हैं। तो कणों के गुणधर्म, कणों का पहला गुणधर्म क्या था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है। इसे समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक गिलास पानी लेना होगा। कांच के गिलास में एक पानी लीजिए, जितना पानी लिया है उसको यहां पर मार्क कर दीजिए, इतना पानी लिया है हमने गिलास में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 2 से 3 चम्मच या तो चीनी या फिर नमक इसमें हमें डालना है और इसे पूरी तरह से घोल देना है। जब नमक और चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा उसके बाद हमें फिर से चेक करना है कि इसमें पानी का लेवल जो है, पानी का जो स्तर है वो बढ़ा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि पानी का स्तर अभी भी उतना ही है जितना पहले था। अगर हम कोई वस्तु बाहर से डालते हैं पानी में तो पानी के स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसका कारण क्या है, कारण है रिक्त स्थान। जो भी पानी था इसमें जल था, उसके कणों के बीच में क्या है, खाली जगह है। और चीनी या नमक जो बाहर से डाला गया था वो खाली जगह ने उसको भर दिया, इसलिए पानी का जो स्तर था उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसमें हमें आगे दिया है कणों के बीच रिक्त स्थान। जो भी पानी के जो कण है उनके बीच जो रिक्त स्थान है उसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है सबसे कम ठोस में होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह जो है वो सबसे कम ठोस में होती है। दूसरा है ठोस से अधिक द्रवों में होती है। खाली जगह ठोस से ज्यादा जो है वो द्रव यानी कि तरल चीजों में होती है। और तीसरा बिंदु है कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक गैस में होता है। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह किसमें होती है, गैस में होती है। पदार्थ के कणों का दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील यानी कि चलते रहते हैं। इसमें हमें दिया है पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जो भी पदार्थ के कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा उत्तरदायी होती है किसी भी तरह की गति के लिए। कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसमें उपस्थित होती है गतिज ऊर्जा। इसी के कारण कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चलती है। और तापमान बढ़ने पर जो गतिज ऊर्जा होती है ये तेज हो जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा तेज हो जाएगी यानी कि कणों की गति तेज हो जाएगी। अगर तापमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कणों की गति भी जो है वो कम हो जाती है। तो जो पदार्थ के कण गति में रहते हैं इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर से आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी लेना है।
पानी लेने के बाद आपको इस ग्लास को टेबल पर रख देना है, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। जब पानी बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाए, जब कोई भी हलचल ना हो पानी में, तो इसमें आपको ड्रॉपर की हेल्प से इस तरह से आपको इसमें नीली शाही, नीली लाल किसी भी रंग की शाही डालनी है इसमें। तो आप इसमें 2 से 3 बूंदे शाही डालेंगे। इस तरह से ये शाही यहां पर फैल जाएगी ऊपर। तो कुछ देर इसी तरह रखा रहने देना आपको। कुछ देर में आप देखेंगे कि जो ये शाही है ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगी पूरे पानी में। कुछ और देर रखेंगे तो जो शाही है वो पूरे ग्लास में इस तरह से फैल जाएगी। पानी जो है वो पूरा नीला हो जाएगा। अगर आपने नीली शाही, जिस भी रंग की शाही डाली होगी उसी रंग का जो है वो पानी हो जाएगा। तो जो पानी था वो तो बिल्कुल शांत था, फिर ये शाही जो है इसमें एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार पहुंची। जो पानी था इसके कण क्या थे, गति में थे। बेशक से हमें पानी जो है वो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी क्या थे, इसके कण क्या थे, गति में थे। तो इसी कारण से शाही जो है वो पूरे ग्लास में ये अच्छी तरह से पूरे पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। ठीक है, तो आगे हमें दिया है कणों की गति। कणों की गति में हमें फिर से 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है सबसे कम ठोस में होती है। जो कणों की गति है सबसे कम जो है वो ठोस वस्तुओं में होगी। दूसरा है कणों की गति द्रवों में मध्यम होती है। द्रव यानी कि तरल जो चीजें होती हैं उसमें मध्यम यानी कि ना तो ज्यादा होती है ना ही कम होती है। तीसरा बिंदु दिया है कणों की गति सबसे अधिक गैसों में होती है। सबसे अधिक का मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा। जो गैसें होती हैं उसमें सबसे अधिक पदार्थ के कण चलते हैं। तो ये हो गया दूसरा गुणधर्म। तीसरे गुणधर्म को देखते हैं आगे वाले पेज पर। पदार्थ के कणों का तीसरा गुणधर्म क्या था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसको समझने के लिए आपको जाना होगा पानी के नल के पास। इस तरह का जो नल होता है उसके पास आप जाइए, इसे खोल दीजिए। जब इसमें से पानी आना शुरू हो जाए, ये पानी आना इसमें से शुरू हो गया, अब आपको क्या करना है, इससे थोड़ी सी, इसका जो मुंह है इससे थोड़ी सी दूरी पर अपनी उंगली रख दीजिए। इस तरह से ये जो गोल बनाया है ये क्या है, आपकी उंगली बिल्कुल बीच में। धारा जो आएगी पानी की उसके बीच में आपको अपनी उंगली रखनी है। तो धारा आपकी उंगली से टकराएगी और इसकी 2 धाराएं बन जाएंगी। पानी जो है वो 2 धाराओं में बट जाएगा। इस तरह से आधा पानी इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आने लग जाएगा, आधा इस तरफ। उसके बाद जैसे ही पानी की ये 2 धाराएं उंगली के आगे की ओर निकलेंगी, इससे आगे निकलेंगी, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये वापस से क्या हो जाएगी, एक धारा इनकी बन जाएगी। एक धारा में पानी फिर से बहने लगेगा। अब हमने तो यहां पर क्या किया था, इस धारा को 2 अलग अलग धाराओं में बांटा था। ये अपने आप ही एक धारा कैसे बन गई, क्योंकि इसके कण जो है, पानी के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस धारा के जो पानी के कण हैं और इस धारा में जो पानी के कण है वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं और वापस से एक ही धारा बना लेते हैं पानी की। तो आगे हमें दिया है कणों के बीच आकर्षण बल। जो कण होते हैं पदार्थ के, उनके बीच में आकर्षण बल से संबंधित हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है। दूसरा है आकर्षण बल मध्यम द्रव्यों में होता है। द्रव्यों में आकर्षण बल ना तो ज्यादा होता है और ना ही बिल्कुल कम होता है, बीच में होता है। ठीक है। तीसरा है सबसे कम गैसों में होता है। आकर्षण बल जो है वो सबसे कम गैस में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गैसों में आकर्षण बल जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि गैसें जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं हवा में। पदार्थ के छोटे छोटे कणों के गुणधर्म के बाद अब पाठ में अगला विषय आता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो है वो किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहां पर हमें दिया है पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी यानी कि हमारा जो सिलेबस है उसमें 3 अवस्थाओं का ही जिक्र किया गया है। तो किन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे? पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। इन 3 अवस्थाओं के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये ही 3 हमारे सिलेबस में हैं। और जो 2 अवस्थाएं बचती हैं वो कौन सी हैं? पहली है इसमें प्लाज्मा और अगली है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो ये बची हैं ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में आपको पार्ट 2 जो है, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसका पार्ट 2 का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगले पेज से शुरू करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में जो है ठोस, द्रव और गैस, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे इन्हें।
यहां पर हमें दिया है ठोस, द्रव और गैस यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं। तो इनको एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस के बारे में। ठोस में हमें ये एक डायग्राम सा दिया गया है। इसमें ये जो नीले बिंदु बनाए गए हैं ये हैं ठोस के कण। जो कण हैं उनके बीच में दूरी आप देख सकते हैं बहुत कम है, बिल्कुल पास पास में ये कण मौजूद हैं। तो ठोस के बारे में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। ठोस जो है उनका आकार निश्चित आकार होता है। आकार यानी कि उनका साइज जो है वो निश्चित रहता है, अपने आप कभी भी नहीं बदलता है। आगे है निश्चित विमाएं। ठोस की निश्चित विमाएं यानी कि साइड्स होती हैं, निश्चित साइड्स। कभी भी एक ऐसा नहीं होगा कि ठोस जो है वो एक साइड से बढ़ जाए या घट जाए। अगला है कठोर। ठोस वस्तुएं जो हैं वो सभी क्या है, कठोर होती हैं। आगे है असंपीड्य। असंपीड्य यानी कि जो ठोस चीजें होती हैं उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित यानी कि प्रेशर, दबाव डालकर उनका साइज जो है वो बदल नहीं सकते हैं हम। और आगे है निश्चित आयतन। और आयतन भी ठोस वस्तुओं का निश्चित होता है। उदाहरण के लिए यहां पर हम ले लेंगे ठोस के क्या उदाहरण हो सकते हैं, मेज हो गया, ईंट हो गया। जो रबर बैंड होता है उसको अगर हम खींचेंगे तो उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका आकार चेंज हो जाता है। तो उसका आकार चेंज होने के बावजूद भी उसे हम ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आकार अपने आप चेंज नहीं होता है, हम बाहरी बल लगाते हैं तब चेंज होता है। ठीक है, इसलिए जो रबर बैंड होगा उसे भी हम ठोस कहेंगे। द्रव के जो कण होते हैं वो आप देख सकते हैं ठोस की अपेक्षा इनका जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है। तो द्रव के बारे में हमें पहला बिंदु दिया गया है अनिश्चित आकार। द्रव जो चीजें होती हैं उनका आकार अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में द्रव को डाला जाएगा वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। दूसरा है अनिश्चित विमाएं। को किसी भी एक जगह से, जैसे पानी क्या है, द्रव, तो पानी को किसी भी एक साइड से जगह मिल जाएगी निकलने की, तो वो एक साइड से निकल के चला जाएगा। ठीक है, बहकर वो आगे बढ़ जाएगा। द्रव के बारे में आगे दिया है बहाव। जो द्रव चीजें होती हैं वो बहती हैं, उनमें बहाव होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा सकती हैं। द्रव में आगे है कम संपीड्य। जो द्रव चीजें होती हैं उनमें उनका संपीड़न किया जा सकता है लेकिन बहुत कम। कैसे किया जा सकता है? जो इनके बीच में जो द्रव के कण हैं इनके बीच में बहुत कम जगह होती है। ठीक है, ठोस में तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो इनको थोड़ा सा दबाव डालकर संपीड़ित किया जा सकता है। द्रव में आखिरी बिंदु दिया गया है निश्चित आयतन। ठोस की तरह ही द्रव का भी जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव के उदाहरण ले लेते हैं कुछ यहां पर। पानी और दूध, ये क्या हो गई, हमारी चीजें द्रव हो गई हैं। ठीक है, पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। गैस के कणों को आप यहां पर देख सकते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बिंदु दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है अनिश्चित आकार। गैस जो है उसका आकार अनिश्चित, यानी कि जिस भी बर्तन में गैस को डाला जाएगा वो उसको पूरी तरह से भर देगी। अगर ऊपर से खुला होगा तो वो उससे बाहर भी निकल जाएगी। दूसरा है अनिश्चित विमाएं। जैसे द्रव जो है ये भी बह जाता है, इसी प्रकार से गैस जो है, बर्तन अगर कहीं से भी खुला है तो वो वहां से निकल के उड़ जाएगी या फिर कह सकते हैं बह जाएगी। तीसरा बिंदु है बहाव। द्रव की तरह ही गैसों में बहाव होता है। अगला बिंदु है अधिक संपीड्य। गैसें जो हैं वो अधिक संपीड़ित हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि इनके कणों के बीच में ज्यादा जगह होती है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। और आखिरी बिंदु है अनिश्चित आयतन। गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। अगर थोड़ी सी गैस है वो भी पूरे बर्तन को भरेगी, और अगर थोड़ी ज्यादा गैस है वो भी उसी प्रकार के बर्तन को वो उसमें फैली रहती। उदाहरण है यहाँ पर गैस के ऑक्सीजन और मीथेन। ये दोनों गैसें हैं। मीथेन का उपयोग जो है हमारे गैस सिलेंडर, जो हमारे घरेलू गैस होती है, खाना बनाने वाली गैस, उस सिलेंडर में मीथेन गैस भी पाई जाती है कुछ % में। सो ये हो गई ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणधर्म पढ़ने के बाद अब सवाल आता है, क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? परिवर्तन यानी कि बदलाव किया जा सकता है, यानी कि ठोस को अगर हम चाहें द्रव में बदलना या फिर द्रव को हम चाहें गैस में बदलना, क्या ये किया जा सकता है? या फिर इसका उल्टा, गैस को द्रव में या फिर द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जो पदार्थ की अवस्था है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और इसको करने के 2 तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है तापमान में बदलाव करके। अगर किसी पदार्थ का हम तापमान में बदलाव करें, तापमान बढ़ाएं या घटाएं, तो पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। और दूसरा तरीका है
दाब में बदलाव करके, दाब यानी कि प्रेशर कम या ज्यादा करके भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अब इन दोनों के, तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके, इन दोनों का एक एक उदाहरण लेते हैं और आगे वाले पेज पर इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए।